नमस्कार विद्यार्थियों। पिछली कक्षा तक हम धारा संख्या 17 तक पढ़ चुके थे और पिछली क्लास के अंदर मैंने आपको ये बताया था कि धारा संख्या 16 और 17 विद्यार्थियों के लिए स्वर्ग या स्वर्ण धाराएं भी कही जाती हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं धारा संख्या 18, 19 और 20 पर। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ धारा संख्या 18, 19 और 20 को एक साथ एक ही फ्रेम में रखा गया है। इसका कारण यह है क्योंकि धारा संख्या 18, 19 और 20 तीनों ही धाराओं में सिर्फ विद्यालय की मान्यता के प्रावधान वर्णित किए गए हैं कि एक तो कोई स्कूल बिना मान्यता के नहीं चलेगा और दूसरा अगर उसे मान्यता लेनी है तो उसे एक निश्चित धनराशि भी सरकार के पास में जमा करवानी पड़ती है। धारा संख्या 18, 19, 20 के जो विद्यालय मान्यता के प्रावधान हैं उसके तहत आपको हमेशा एक बात ध्यान रखनी होगी कि यदि आप कक्षा 1 से 8वीं तक के विद्यालय की मान्यता ले रहे हैं तो आपको 10,000 रुपए की धनराशि संकुल केंद्र पर जमा करवानी होगी। यदि आप 10वीं तक के विद्यालय की मान्यता लेना चाहते हैं तो आपको 50,000 रुपए की धनराशि जमा करवानी होगी और अगर आप उच्च माध्यमिक यानी कि 12वीं तक के स्कूल की मान्यता लेना चाहते हैं तो आपको बाकायदा 70,000 रुपए की धनराशि संकुल केंद्रों पर जमा करवानी होगी। इसका मतलब बिना मान्यता के कोई भी विद्यालय नहीं चलेगा। पर यहां सवाल ये उठता है कि जो भी पैसा जमा होता है वो पैसा आखिर जाता कहां है, ये सारा पैसा किसके पास जाकर के जमा होता है। तो ध्यान दीजिएगा, जितना भी पैसा जमा होगा ये सारा की सारा पैसा जाकर के एक विशेष केंद्र में जमा होता है जिसका नाम है बीएसएफ। अब बीएसएफ का मतलब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स नहीं है बल्कि इसका मतलब है बालिका शिक्षा फाउंडेशन। आप सोच रहे होंगे कि ये बालिका शिक्षा फाउंडेशन क्या है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा बालिका शिक्षा फाउंडेशन एक ऐसी संस्था है जिसके द्वारा गरीब किंतु प्रतिभाशाली प्रतिभावान बालिकाओं को समय समय पर पुरस्कार दिया जाता है। और आप लोगों ने एक पुरस्कार जरूर सुना होगा, गार्गी पुरस्कार। वही गार्गी पुरस्कार जिसके तहत कक्षा 10 के अंदर 75% या से अधिक अंक प्राप्त करने वाली बालिका को इस गार्गी पुरस्कार से नवाजा जाता है। उसके लिए पैसा कहां से आता है? इसी समा की हुई राशि के द्वारा, इस फाउंडेशन में प्राप्त राशि के द्वारा ही बालिकाओं को पुरस्कार देने का काम किया जाता है। अब बात करते हैं अगली धारा की। अगली धारा जैसे कि आपको दिखाई दे रही है धारा संख्या 21, ये आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट धारा रहने वाली है। वो इसलिए क्योंकि स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा के अंदर इस धारा में से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। ऐसा क्या खास है इस धारा में, मैं आपको बताना चाहूंगा। धारा संख्या 21 में यह कहा गया है कि प्रत्येक स्कूल, चाहे वो गवर्नमेंट का हो चाहे वो प्राइवेट हो, उसके अंदर एक विशेष कमेटी का गठन किया जाएगा जिसका नाम होगा एसएमसी। एसएमसी मीन्स स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, विद्यालय प्रबंधन समिति। कई टीचर्स आपको सीधा ये पढ़ा के छोड़ देते हैं कि एसएमसी का गठन किया जाएगा, लेकिन मैं कुछ गूढ़ रहस्य की बातें भी इसमें आपको शेयर कर रहा हूं कि आपको थोड़ा सा ज्ञान अपने आप को बढ़ाना है। आपको एसएमसी के बारे में, क्योंकि आप खुद एक टीचर बनेंगे आगे जाकर के, तो एसएमसी के अंदर आपको पार्टिसिपेट करना होगा। इस एसएमसी कुछ खास बातें बताऊं। एसएमसी का जो अध्यक्ष हमेशा बनाया जाता है वो माता पिता यानी कि अभिभावकों में से कोई एक होता है। उपाध्यक्ष जो बनाया जाता है वो भी सदैव अभिभावक होता है। सचिव पद पर जिसको बैठाया जाता है वो उस विद्यालय का संस्था प्रधान होता है। अब एक ये जो एसएमसी है, इस एसएमसी के अंदर अगर आप ध्यान दें तो कुल सदस्य होते हैं 16 है। एसएमसी के अंदर कुल सदस्यों की संख्या 16 होती है, जिनमें अभिभावकों की संख्या 75% यानी कि टोटल 12 सदस्यों के रूप में होती है। भाई 16 का 75% कितना हुआ? 12 तो हुआ। लेकिन प्रबंधन सदस्य जो होते हैं विद्यालय के, उनकी संख्या 25% होती है, यानी केवल 4 व्यक्ति स्कूल से जुड़ते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि 16 सदस्य अगर हैं तो 12 अभिभावक होंगे और 4 उस स्कूल से जुड़े हुए मैनेजमेंट के लोग।
अब बात आती है महिला आरक्षण की। तो अगर 16 सदस्यों की एसएमसी है, एसएमसी की कमेटी है, तो इसके अंदर 50% महिला आरक्षण दिया गया है। और 50% का मतलब आप समझ रहे होंगे बच्चों, अगर 16 सदस्य हैं तो इसका आधा महिलाएं होंगी, यानी कि 8 महिलाओं का होना अनिवार्य होगा। इससे अगली बात, ये जो एसएमसी है इसकी बैठकें एक विशेष दिन आयोजित होती है। इसमें मैंने कोई रविवार या किसी प्रकार का उल्लेख नहीं किया है, इसके लिए विशेष दिन है और वो दिन डिसाइड किया गया है अमावस्या। एसएमसी की बैठकें अमावस्या के दिन आयोजित की जाती है, क्योंकि इस दिन मजदूर वर्ग का अवकाश होता है। और आप तो जानते ही हैं, आरटी के तहत जिन बच्चों ने एडमिशन लिया है वो ज्यादातर गरीब तबके ही आते हैं। इसके बाद एसएमसी की बात होने के बाद हम बात करते हैं धारा संख्या 22 की। आपके स्कूल में एसएमसी का गठन हो गया है, तो वो एसएमसी क्या करेगी? केंद्र और राज्य सरकार तो आकर कोई योजना चलाने से रही, योजना बनाने, उसे चलाने, स्कूल में उसको इंप्लीमेंट करने के लिए जो कार्य किए जाएंगे वो एसएमसी ही करेगी। इसी एसएमसी के द्वारा विद्यालय के अंदर चलने वाली समस्त योजनाओं का क्या किया जाएगा? संचालन। अब बात करते हैं हम 23वीं धारा, धारा संख्या 23। इसके ऊपर मानने से पहले मैं आपको एक बात शेयर करना चाहता हूं। पहले आपको पता होगा कि टीचर्स को जो कि प्राइमरी स्कूल की प्राइवेट स्कूल के अंदर पढ़ाते हैं, उनको किसी को भी बुला लिया जाता था, वो पढ़ाने लग जाता था। कोई ये चेक नहीं करता था कि भैया अगले ने बीएड कर रखी है, कि उसने डीएलएड कर रखी है, कि बीएसटीसी कर रखी है, कि शिक्षा शास्त्री कर रखी है। वो तो आया, पढ़ाया, चला गया। इससे स्टूडेंट्स का बड़ा नुकसान हो रहा था। इस बात को ध्यान में रखते हुए एक नया कानून आया कि अब से केवल उन्हीं शिक्षकों को नियुक्ति के लिए पात्र माना जाएगा, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट, केवल उन्हीं शिक्षकों को नियुक्ति के लिए पात्र माना जाएगा जिनके पास में न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताएं हों। और न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताओं की अगर मैं बात करूं विद्यार्थियों, तो या तो उनके पास में बीएड हो, या उनके पास में बीएसटीसी या डीएलएड वगैरह की न्यूनतम क्वालिफिकेशन, या आरटेट, रीट की पात्रता परीक्षा, ये सब उस आदमी की क्लियर होनी चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं धारा संख्या 24 की। इस धारा संख्या 24 में आते हैं शिक्षकों के कर्तव्य। अब शिक्षक का क्या कर्तव्य है? जनरल सी बात है, डेली स्कूल आए, बच्चों को अच्छा पढ़ाए, अनुशासित व्यक्तित्व हो, एसएमसी की बैठकों में भाग ले, अपनी भागीदारी सक्रिय रूप से दिखाए। तो ये कुछ जनरल बातें हैं जो टीचर को एक स्कूल में करनी चाहिए और यही उसके कर्तव्य है। इसके बाद एग्जाम की दृष्टि से जो इंपॉर्टेंट धारा मुझे लगती है वो है धारा संख्या 25। वो इसलिए क्योंकि इसमें एक विशेष बात वर्णित की गई है और वो है विद्यार्थियों का शिक्षक के साथ में पाया जाने वाला अनुपात। और यह अनुपात ध्यान रखिएगा, रीट सीटेट के एग्जाम में सबसे ज्यादा बार पूछा गया सवाल है। ध्यान रखना होगा, यदि वो आपसे पूछता है कक्षा 1 से 5 के लिए विद्यार्थी शिक्षक अनुपात, तो आपको बताना होगा 40:1। यदि यह अनुपात पूछता है कक्षा 6 से 8 के लिए, तो आपको बताना होगा 35:1। और विशेष बात ध्यान रखना विद्यार्थियों कि ये अनुपात 200 स्टूडेंट्स के लिए डिसाइड किया गया है। इस चीज में आपको एक विशेष बात मैं अलग से और बताना चाहता हूं जो आपके फायदेमंद साबित होगी कि मान लीजिए किसी स्कूल के अंदर जो कक्षा 1 से 5 तक का चल रहा है, अगर इस स्कूल में बच्चों की संख्या 150 से अधिक हो जाए, मान लीजिए किसी प्राइमरी स्कूल जो कि 1 से 5 तक चल रहा है, इसमें विद्यार्थियों की संख्या 150 या इससे अधिक हो जाए, तो फिर उस विद्यालय में हेडमास्टर यानी कि प्रधानाध्यापक की नियुक्ति की जाएगी। पर यही शर्त अगर कक्षा 8वीं तक के लिए कही जाए, तो जैसे ही बच्चों की संख्या 100 या इससे अधिक हो जाती है, तो वहां पर भी हेडमास्टर की नियुक्ति की जाती है। तो ये कुछ अलग चीज मैंने आपको बताई है कि हेडमास्टर की नियुक्ति के प्रावधान कुछ इस प्रकार हैं। 5वीं तक के विद्यालय में अगर बच्चे 150 या इससे अधिक हो चुके हैं, तो आप वहां पर हेडमास्टर लगाएंगे। और यदि कक्षा 6 से 8 में बच्चों की संख्या 100 या इससे अधिक हो गई है, तो भी वहां पर हेडमास्टर की नियुक्ति की जाती है। अब बात करते हैं अगली धारा की। यह है धारा संख्या 26। हम कई दफा सरकार से एक सवाल पूछते हैं कि
वैकेंसी कब निकाली जाएगी, शिक्षक भर्ती कब होगी, कब हमारा फॉर्म भरवाए जाएंगे, कब हमें मौका मिलेगा इस बेरोजगारी से छुटकारा पाने का। इसकी एक छोटी सी शर्त है जो इस धारा में आपको दिखाई देगी। किसी भी स्कूल में, मैं सरकारी स्कूल की बात कर लूं चाहे प्राइवेट की, किसी भी स्कूल में शिक्षकों के 10% से अधिक पद रिक्त नहीं रखे जाएंगे। और अगर ऐसा हो रहा है तो तुरंत 6 माह के अंदर आपको वैकेंसी निकालनी पड़ेगी, विज्ञप्ति जारी करनी होगी, शिक्षक भर्ती का आयोजन करना होगा। इसके बाद हम आते हैं धारा संख्या 27 पर। इसके ऊपर एक एग्जाम में सवाल भी आया था कि कौन सा एक कार्य आरटीई के तहत आदर्श शिक्षक नहीं करेगा या बाध्यकारी उस पर नहीं होगा, बाध्य नहीं है करने के लिए। 4 ऑप्शन थे, जनगणना कार्य जो 10 साल में एक बार होती है, आपदा राहत कार्य, चुनाव कार्य या पल्स पोलियो कार्य। तो आपको ध्यान देना होगा कि एक शिक्षक को 10 साल की जनगणना, 10 वर्षीय जनगणना, आपदा राहत कार्य, और आपको तो पता ही है भी कोरोना के अंदर सभी सरकारी टीचरों की ड्यूटी लगा रखी है आपदा में, इसके अलावा चुनाव कार्य, इनके अंदर टीचर को सम्मिलित होने के लिए बाध्य किया जा सकता है। लेकिन एक सवाल जो मैंने अभी आपसे पूछा उसका एक चौथा ऑप्शन था पल्स पोलियो। पल्स पोलियो कार्यक्रम में भाग लेने के लिए टीचर अब बाध्य नहीं है। यह काम आंगनवाड़ी के अंदर काम करने वाली महिला शिक्षिकाओं के द्वारा या उसमें काम करने वाले लोगों के द्वारा किया जाता है। इसके बाद आती है धारा संख्या 28 जो पिछले रीट के अंदर पूछी जा चुकी है। धारा संख्या 28 के अंदर यह कहा गया है कि आप अगर एक गवर्नमेंट टीचर हैं तो आप पहली बात तो सरकार से एक अच्छी सैलरी उठा रहे हैं। दूसरी बात जो स्टूडेंट्स के हित में नहीं है कि आप किसी प्राइवेट संस्थान या कोचिंग सेंटर में ट्यूशन कार्य नहीं करेंगे यदि आप एक सरकारी टीचर हैं। यह बात आपको ध्यान रखनी होगी कि निजी शिक्षण पर रोक लगाई गई है सरकारी शिक्षकों के, लेकिन फिर भी ऐसा काम लगातार देखने को मिलता रहता है, यह काम लगातार चालू है। इसके बाद हम बात करते हैं धारा संख्या अगली 29 की। नेक्स्ट धारा संख्या 28 के बाद में जिसमें निजी शिक्षण पर टीचरों की रोक लगी हुई है गवर्नमेंट टीचर्स के, उसके बाद में हम आते हैं अगली धारा पे जिसका नाम है धारा संख्या 29। इस धारा संख्या 29 के तहत यह कहा गया है कि साहब राज्य सरकार या केंद्र सरकार किसी भी प्रकार का परिवर्तन अगर पाठ्यक्रम में करती है तो उसके लिए बाकायदा समाचार पत्रों में, अखबारों में अधिसूचना जारी करनी पड़ेगी कि भाई हमने पाठ्यक्रम में यह बदलाव किया है, ताकि बच्चों को इसकी सूचना सही समय पर मिल जाए और प्रत्येक विद्यालय स्तर पर इसको अवगत करवाया जाए। साथ ही साथ ये CCE यानी कि कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन प्रत्येक वर्ग पर, प्रत्येक स्तर पर सतत और समग्र मूल्यांकन प्रणाली को अपनाया जाएगा, यानी कि ग्रेडिंग प्रणाली का प्रावधान देखने को मिलेगा। धारा संख्या 30, ये धारा संख्या 30 थोड़ी हमारे समय के अंदर आ जाती तो ज्यादा बढ़िया था। धारा संख्या 30 के अंदर यह कहा गया है कि साहब बोर्ड परीक्षा में बैठने के लिए आप बच्चे को 8वीं क्लास तक बाध्य नहीं कर सकते। हो सकता है उसका जी घबरा रहा हो, परेशान हो रहा हो, साहब मैं तो नहीं पढ़ूंगा, मैं तो बोर्ड के एग्जाम के डर से बेचारा बच्चा घबरा जाता है। इस वजह से इस धारा में प्रावधान किए गए कि 8वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा में बच्चे को बैठने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। इसके बाद आती है धारा संख्या 31। धारा संख्या 31 में एक बात कही गई है, या मैं आपसे पूछ लूं एक छोटा सा क्वेश्चन। मान लीजिए अगर किसी बच्चे को कोई टीचर टॉर्चर कर रहा है, मार रहा है, पीट रहा है, मुर्गा बना रहा है, खाल उधेड़ रहा है उसकी, तो भैया आप इसकी शिकायत कहां करोगे, कौन सुनेगा? तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए यह कहा गया कि आरटीई के तहत बाल अधिकार संरक्षण आयोग 2005 का गठन किया जाएगा और यही इसके अंतर्गत कार्रवाई करेगा। और यदि कोई टीचर, यदि कोई विद्यालय प्रबंधक किसी प्रकार का अत्याचार कर रहा है, परेशान कर रहा है, तो सुनवाई भी करेगा। अगली बात,
धारा संख्या 32 ये कहना चाहती है कि इस आयोग में शिकायत कौन कर सकता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, माता पिता, अभिभावक, समाज का व्यक्ति, विद्यालय प्रबंधन कोई व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति जिसको लगता है कि बच्चे के साथ अत्याचार हो रहा है, गलत हो रहा है, वो लिखित शिकायत दर्ज करवा सकता है, जिसके ऊपर न्यूनतम 3 महीने में कार्रवाई करके इलाज कर दिया जाएगा अगले का। यानी कि कम से कम 3 महीने में कार्रवाई कर दी जाएगी साहब, बच्चे की समस्या सुलझा दी जाएगी कुल मिला के। अगली धारा संख्या 33 ये कहती है कि आपको तो पता ही है कि आरटी सदैव एक जैसा नहीं है, पहले कुछ और आया था, आज कुछ और है, आगे और बेहतर होगा, पर यह बेहतर करेगा कौन, कौन समय समय पर सुझाव देगा। तो केंद्र सरकार को आरटीई से संबंधित सुझाव देने के लिए 15 सदस्यीय राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा और जिसकी अध्यक्षता स्वयं प्रधानमंत्री जी द्वारा की जाएगी। पर क्या हमेशा सुझाव केंद्र सरकार को ही चाहिए? राज्य सरकार को भी सुझाव चाहिए। इसलिए इसी से मिलती जुलती धारा संख्या 34, जिसमें राज्य सरकार को आरटीई से संबंधित सुझाव देने के लिए 15 सदस्यीय राज्य सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा। यहां भी सदस्य 15 हैं और अध्यक्ष होगा अब की बार मुख्यमंत्री। अगली धारा पे धारा संख्या 35 की बात करें, 35 बात करें, तो एक सवाल था एग्जाम में कि आरटीई से संबंधित अंतिम निर्देश या निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी? और 4 ऑप्शन थे, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, या इसके अलावा स्थानीय निकाय या समुचित सरकार। तो यहां सही उत्तर निकल के आया था केंद्र सरकार। तो यही आपको ध्यान रखना है कि आरटीई से संबंधित अंतिम निर्देश जारी करने की शक्ति केंद्र सरकार के पास होगी और वही विद्यालय प्रबंधन समिति यानी कि एसएमसी के लिए भी दिशा निर्देश जारी कर सकेगी, लेकिन अंतिम शक्ति केंद्र सरकार की होगी। अगली बात, धारा संख्या 36। धारा संख्या 36 पे आने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। मान लीजिए आप एक बड़े अधिकारी हैं या आप सरकार के एक बड़े उच्च पद पर हैं और आपको शिकायत मिलती है कि इस स्कूल में किसी प्रकार का कोई धांधली, भ्रष्टाचार, कुछ ऐसी घटनाएं हो रही हैं, तो आप क्या सीधा कूद पड़ेंगे कि साहब ये गाड़ी निकाली, ये सरकार का जाब्ता लिया और पहुंच गए साहब अगले के फांसी लगाने को तैयार हो गया? ऐसा नहीं कर सकते। हमें सबसे पहले उस एरिया जोन का जो स्थानीय प्राधिकारी है, स्थानीय प्राधिकारी मतलब हर एरिया, आरटी के तहत जो स्कूल बटे हुए हैं वो एरिया वाइज बटे हुए हैं और हर एरिया का एक प्रिंसिपल पोस्ट के लेवल का व्यक्ति हेड होता है। उस स्थानीय अधिकारी से पहले बात करनी होगी सरकार को कि क्या ये वास्तव में ऐसा है, क्या इसका बैकग्राउंड था, क्या हमें सीधी कार्रवाई करनी चाहिए। तो ध्यान रखना, हमें कोई भी सीधी कार्रवाई करने का हक नहीं है, कोई भी सरकार सीधी कार्रवाई नहीं करेगी, उसे कार्रवाई करने से पहले स्थानीय प्राधिकारी की अनुमति लेनी होगी। अगली धारा पर आते हैं, धारा संख्या 37, और यह कहता है कि जैसे मान लीजिए आपके स्कूल में कोई मंत्री जी आए, कोई भी मंत्री जी आए या कोई बड़ा व्यापारी आया या कोई और व्यक्ति आया और उसको लगा कि यार इसकी बिल्डिंग जर्जर हो गई है या पानी की टंकियां खराब हो गई है, गड़ गई हैं, तो उसने 5 लाख रुपए का चेक काट के स्कूल वालों को दे दिया कि तुम भैया इसको स्कूल को सुधार लो, थोड़ा रिनोवेशन करवा लो, साज सज्जा करवा लो, इसके अंदर ये टूटी और ये पानी के पाइप और ये नए लगवा लो। तो भाई साहब पता चला कि दूसरा स्कूल वाला पहले विवाद करने आ गया कि भाई साहब उसको 5 लाख दे दी, हमको भी दो। ऐसा नहीं होगा। अगर किसी व्यक्ति के द्वारा विद्यालय के लिए कोई छोटा मोटा सद्भावनापूर्ण भावना अच्छी रखते हुए कोई कार्य किया गया है, तो आप कोई न्यायालय में रिट नहीं लगा सकते, केस दर्ज करूंगा साहब तूने इसको 5 लाख क्यों दिए। इसका मतलब सद्भावनापूर्ण यदि कोई कार्य किया गया है तो उसके खिलाफ न्यायालय में याचिका दायर नहीं की जा सकेगी। अगली, और इस आरटीई की अंतिम धारा जिसका लाभ राजस्थान सरकार ने उठाया था
और पहला राज्य बना था जिसने आरटीई में संशोधन करवाया था। इस धारा में कहा गया है कि यदि राज्य सरकारें चाहें तो अपने निजी हितों को ध्यान में रखते हुए आरटीई में संशोधन करवा सकती हैं। यानी कि अगर कोई साहब राज्य सरकार को लग रहा हो कि साहब इसमें ये 2-5 बातें और ऐड होनी चाहिए, तो अपनी तरफ से उन बातों को रख सकती है कि साहब हमारी ये बातें जोड़ो ताकि इसका फायदा हम भी उठा सकें। तो आरटीई की सभी धाराओं का अध्ययन हमने अब तक किया और इसके बाद एक छोटे से कुछ सितारे बिंदु आते हैं जिनको पढ़ लेने के बाद में हम ये कह सकते हैं कि आरटीई का एक प्रकार से रीट, सीटेट, यूपीटेट, एचटेट इस लेवल्स के लिए और आने वाले आगे अपर लेवल्स के लिए हमने संपूर्ण तैयारी की है। आगे बढ़ते हैं। धाराओं को पढ़ने के बाद में अब हम बात करते हैं अनुसूची। अब ये कोई संविधान की अनुसूची नहीं है, बल्कि इसमें हम बात करते हैं कुछ सितारे बिंदुओं की, जिसके माध्यम से आरटीई के बारे में हमें कुछ और जानकारी देखने को मिलेगी। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहली बात, पहला पॉइंट हमसे कहता है कि साहब मान लीजिए आपने 10% से अधिक पद खाली होने पर शिक्षकों की भर्ती की है, लेकिन अब उनको नियुक्ति देने में आप साहब 2 साल 3 साल पता नहीं कितने साल बच्चे लग रहा है कि साहब वो खुद अपने में बर्बाद सा महसूस कर रहे हैं। उस स्थिति से बचने के लिए यह ध्यान रखना होगा आरटी में कि शिक्षकों को 6 महीने के अंदर अंदर नियुक्ति देनी चाहिए ताकि वो अपना कार्यभार संभाल सके और रिक्त पदों की भर करके बच्चों को बेहतर भविष्य दे सके। इसके अलावा ये सबसे ज्यादा बार पूछा गया एग्जाम में सवाल है कि साहब अलग अलग स्तरों पर क्या शर्तें हैं। तो आपको ध्यान रखना होगा, यदि कक्षा 1 से 5 के लिए शैक्षिक दिवस की संख्या पूछी जाए तो आपको बताना होगा कुल 200 शैक्षिक दिवस का आयोजन होगा। कितने शैक्षिक कालांश लिए जाएंगे, तो न्यूनतम 800 शैक्षिक कालांश लिए जाएंगे। एक टीचर डेली यानी कि पर डे कितने घंटे पढ़ाएगा, तो वो पढ़ाएगा कम से कम 4 घंटे। और ये मैं बात कर रहा हूं कक्षा 1 से 5 की। लेकिन यही बात अगर कक्षा 6 से 8 के लिए पूछ ली जाए तो शैक्षिक दिवस पूछे जाने पर आपको अब की बार करना होगा 220। शैक्षिक कालांश पूछे तो आपको बताना होगा 1000 और प्रतिदिन एक टीचर पढ़ाएगा कम से कम 4.5 घंटे डेली के। ये बात सबसे ज्यादा बार एग्जाम में पूछी गई। लेकिन एक टीचर एक सप्ताह में न्यूनतम कितने घंटे कालांश लेगा, तो आपको ध्यान रखना होगा एक सप्ताह में न्यूनतम 45 घंटे कालांश लेगा, जिसमें खुद भी पढ़ेगा और तैयारी के घंटे भी सम्मिलित होंगे। तो न्यूनतम 45 घंटे कालांश की बात इसमें टीचर के द्वारा किया जाएगा। टीचर एक 45 घंटे का सेशन कहीं ना कहीं एक सप्ताह में लेगा। इसके अलावा थोड़ी देर पहले ही हम ये जान चुके हैं कि कक्षा 1 से 5 के लिए विद्यार्थी शिक्षक अनुपात हमेशा रखा जाएगा 40:1 और कहीं ना कहीं 6 से 8 के अनुपात होगा 35:1। लेकिन इन केस मान लीजिए बच्चों की संख्या थोड़ी सी ऊपर नीचे हो जाए तो क्या सिचुएशन पैदा होगी, वो सिचुएशन आपके सामने है। मान लीजिए किसी स्कूल में बच्चों की संख्या 60 से कम है, तो फिर वहां पर न्यूनतम 2 शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। अगर विद्यार्थियों की संख्या 61 से 90 के बीच में बन गई है तो वहां 3 टीचरों की नियुक्ति की जाएगी। अगर बच्चों की संख्या 91 से 120 के बीच है तो वहां 4 शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। अगर विद्यार्थियों की संख्या 121 से 200 के बीच में है तो 5 शिक्षकों की नियुक्ति होगी। और ये जो एक अलग से मैंने यहां लिखा है, ये मैं आपको बता चुका हूं, हेडमास्टर भी लगेगा। और जब हेडमास्टर लग जाएगा तब कुल टीचर कितने हो जाएंगे, 6। तो 6 शिक्षक यहां पर आपके सामने मैंने बताए। इसके बाद में आपको एक बात ध्यान रखनी होगी कि प्रत्येक विद्यालय में अब आरटीई के तहत एक पुस्तकालय और खेल के मैदान का होना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अलावा बहुत शुरुआती स्तर पर एक सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया था, लेकिन अब उस सर्व शिक्षा अभियान को राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के साथ जोड़ करके
एक नया अभियान का नाम दे दिया गया है समसार, जिसे हिंदी में कहते हैं समग्र शिक्षा अभियान। और अब से आरटीई का संचालन समग्र शिक्षा अभियान के तहत किया जाएगा। और एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति अभी तक जो हमारी चल रही थी, वो चल रही थी 1986 वाली, जिसके तहत आयु वर्ग 6 से लेकर के 14 वर्ष तक का 1 से 8वीं तक की कक्षा का रखा गया था। लेकिन अभी नवीन संशोधन के बाद आयु वर्ग को बढ़ा करके 6 से लेकर के 18 वर्ष का कर दिया गया है। यानी नवीन संशोधित दस्तावेजों के अनुरूप जो नया शैक्षिक सत्र प्रारंभ होने वाला है, उसके अंदर अब आरटी के तहत 6 से लेकर के 18 वर्ष तक के बालक बालिकाओं को निशुल्क शिक्षा दी जाएगी। यानी कक्षा 1 से लेकर के 12 तक की शिक्षा मुफ्त दी जाएगी। इसके बाद आगे वाली बात करते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट में। तो ये था दोस्तों हमारा आरटी। आई होप यू एंजॉय इट वेल। आपने बहुत इसके मजे लिए होंगे, बहुत आनंद का अनुभव भी किया होगा। और इस बार ये जो रीट का एग्जाम होने वाला है, मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इस पढ़ाए हुए मैटर में से बाहर प्रश्न नहीं जाएगा और ये आरटीई आपके लिए पुख्ता तैयारी का प्रमाण बनेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।